इंसान आदि मानव सभ्यता से वर्तमान सभ्यता तक चुनौतीपूर्ण संघर्ष के दौर से गुजरते हुए वर्तमान सभ्यता में पहुंचा है। इस चुनौती भरे दौर में इंसान के शरीर को प्रकृति के हमलों से बचाने के लिए जिन वस्तुओं की जरूरत महसूस हुई, उनका आविष्कार उस दौर के इंसानों ने ही किया। अगर इन सब का आविष्कार नहीं किया होता तो मानव शायद इस दौर में भी नहीं पहुंच पाता। लेकिन अफसोस, इन सब महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्माण करने वाले समूह, जूता बनाने वाला मोची, कपड़ा बनाने वाला जुलाहा, लोहे का कवच बनाने वाला लोहार, मकान बनाने वाला मजदूर मिस्त्री, भारतीय उपमहाद्वीप में जातियों में धकेल दिए गए, तो जातियों में धकेल कर उनको गुलाम बना लिया गया व जानवरों जैसा जीवन जीने पर उनको मजबूर किया गया, जो आज तक जारी है। पैसे से जुड़ी इस गुलामी को तोड़ने के लिए जब इन सब ने प्रयास किए तो इनके ऊपर खेती, व्यापार व राज करने वाली जातियों ने हमले किए। आजादी के बाद जमीन के लिए बने कानून से थोड़ी आशा की किरण जगी। कागजों में इन कारीगर जातियों के हिस्से भी जमीन आई, लेकिन वो जमीन बिना संगठित संघर्ष के कागजों में ही रह गई। बढ़ते पूंजीवाद के कारण इस पेशेवर कारीगरी धंधे को धीरे धीरे कारपोरेट खा गया। एक मोची को पहले चमड़ा अपने आसपास ही मरे हुए पशुओं से मिल जाता था, लेकिन अब वो चमड़ा उसको कारपोरेट की फैक्ट्रियों से मिलता है, जो काफी महंगा होता है। मरे पशु से चमड़ा उतारने, उसको पकाने, फिर उसको रंगने तक कई जातियां समूह काम करती थी, लेकिन बड़ी मछलियां इन सभी छोटी छोटी मछलियों को निगल गई। परोपकारी सरकारें बड़ी मछली को मगरमच्छ बनाने में मदद करती रही। छोटी मछलियों को न जमीन मिली न कारीगरी का धंधा मिला। छोटी मछलियों को मिली तो मजदूरी का धंधा या सड़कें मिली धक्के खाने के लिए। आज आप छोटी मछलियों को देख सकते हैं, कबाड़ बीनते हुए, सड़कों पे भीख मांगते हुए। जनमंच की ये स्टोरी हिसार के बालसमंद कस्बे में गोपीराम कारीगर पे आधारित है। गोपीराम कारीगर जो बचपन से ही जूती बनाने के काम में लग गया था, उसने हमें बताया कि जूती बनाने में शुरुआत में 2 रुपये खर्च आता था, क्योंकि आसपास में चमड़ा मिल जाता था। लेकिन अब चमड़ा जालंधर से या कानपुर से लाना पड़ता है तो बहुत महंगा पड़ता है। पहले 2 रुपये की जूती 4 रुपये में बिकती थी, अब 400 रुपये की जूती 500 या 600 में ही बिक पाती है। लेकिन खर्चे और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं पहले के मुकाबले। गोपीराम ने हमें बताया कि आज़ादी के बाद ज़मीन भी हमारे हिस्से आई थी। बालसमंद के 20 परिवार जिनके हिस्से में 5-5 एकड़ ज़मीन आई थी, लेकिन गांव के जमींदारों ने वो कब्जा में नहीं लेने दिया। सरकार भी हमें कब्जा दिलवाने की बजाय जमींदारों के पक्ष में ही खड़ी रही। अलग अलग जातियां जिनको नीलगर बोलते थे या चमड़ा पकाने वाले अलग जो जातियां थी, वो जातियां धीरे धीरे उस पेशे से बाहर हो गई और आज कहीं मजदूरी करती है, कहीं कबाड़ चुगती है, कभी दूसरे मजदूरी के काम में लगी हुई है। लेकिन हम जो कारीगर थे आज या तो मजदूर बन गए हैं या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में गुलाम बन के रह गए हैं। होना तो ये चाहिए था कि भारतीय राज हमारे कारीगरी धंधे को समर्थन करता, हमें प्रोत्साहन देता और हम धीरे धीरे इस धंधे को बड़ा व्यापक बनाकर आज हम मजदूर बनने की बजाय हम अपने धंधे के मालिक ही रहते। ये सब हमें गोपीराम ने बड़े विस्तार से बताया है। अब आपको सोचना है कि किस प्रकार से कारीगर मजदूर बन गया और गुलामी की बेड़ियां टूटने की बजाय उससे ज़्यादा मोटी जंजीरों में तब्दील हो गई मजदूर बनाकर।
ऊँट बनवा के इनके मतलब के 2-2 हजार दे दे।